हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा महत्वपूर्ण निबंध जो कि पेपर 2 हिंदी में लगा हुआ है। यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के अनुसार हम देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट निबंध है, कविता क्या है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार रह चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इन्होंने रचा, और जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। उसी में से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध में, और इतिहासकार के रूप में, अच्छे आलोचक के रूप में इनकी जो अमूल्य नीति देखने को इस साहित्यकार निबंधकार के रूप में मिलती है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जन्म के बारे में जानेंगे, कहाँ हुआ। तो जन्म आपको पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि हमारे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी में जो कितनी रचनाएं हैं और उसके अंदर लगे हुए पाठ्यक्रम में कितने नाटक, कहानियां, कविताएं हैं, उनके लेखकों के जन्म समय को हमें एक नजर डालनी चाहिए, क्योंकि उनमें से क्रम लगाने बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं आज की क्लास कितनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, और क्लास के अंत तक जरूर रहे और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। इस क्लास के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखें हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी के जन्म के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है, इनके बारे में हम जानेंगे। और रामचंद्र शुक्ल जी को साहित्य जगत में कितनी उपाधियां मिली है, इसके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन सी इनकी रचनाएं किस निबंध संग्रह में दी गई है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में 1884 कौन से गांव में, अगोना गांव में, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना गया है। ठीक है, ये हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार थे। कितनी इंपॉर्टेंट बात इस लाइन में, एक लाइन में ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आ गई है। इस निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार रहे हैं। और शुक्ल जी के निबंध संग्रह विचार विधि चिंतामणि 1 भाग 2। ठीक है, ये देख सकते हैं चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, निबंध संग्रह विचार विधि में शुक्ल जी के निबंध देखने को मिलते हैं। जगत की अमूल्य निधि इनको माना गया है। उनके निबंध 3 प्रकार के, कितने प्रकार के निबंध है, 3 प्रकार के निबंध है। आगे चले, कविता क्या है, तो आपको इसका देखने मात्र से ही कविता की जानकारी प्राप्त की गई है। रामचंद्र शुक्ल ने इतनी मतलब शुक्ल जी ने इतनी अच्छी गहराई से इस कविता के ऊपर बातें की है, तो आप इनकी मुख्य तथ्य को देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता क्या है, निबंध के बारे में कहा है। मनोविकार संबंधी भाव और मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, घृणा, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या और क्रोध आदि इस कविता के बारे में बताया गया है। मनोविकार संबंधी भाव और मनोविकार, इनके बारे में इस कविता के बारे में जिक्र किया गया है। सिद्धांतिक समीक्षा संबंधी कविता क्या है, सारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था, इनके बारे में भी बताया गया है। व्यवहारिक समीक्षा संबंधी जयसी ग्रंथावली की भूमिका, बर्मर गीत सार की भूमिका रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके अंदर रखी है। फिर देखें आगे क्या कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित कविता क्या है,
तो ऊपर दी गई बातों को आप जान सकते हैं कि कविता क्या है, उनके बारे में किस-किस के बारे में हम जानेंगे। तो मनोविकार संबंधी, जिसमें मनोविकार संबंधी भाव और मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, घृणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, ईर्षा, क्रोध, इनके बारे में हम कविता के बारे में जानेंगे। कविता क्या है, सिद्धांतिक समीक्षा संबंधी कविता क्या है, साधारणीकरण, व्यक्ति विचित्र विचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, व्यवहारिक समीक्षा संबंधी जय से ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार की भूमिका, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की द्वारा रचित कविता क्या है, कविता क्या है, क्या इनकी कविता क्या है, निबंध के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या है, सर्वप्रथम सन 1909 में सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात शुक्ल जी निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित किया गया। इस निबंध संग्रह से कुल 17 निबंध, कितने, 17 निबंध नोट कर लीजिए है, और यह 1939 में प्रकाशित हुआ। 1939 में यह प्रकाशित हुआ। इस निबंध में, इस निबंध संग्रह में 3 प्रकार के निबंध हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा दिख रहा था, तो थोड़ा दोबारा देखेंगे। ठीक है, भाव या मनोविकार संबंधी, इसमें देख सकते हैं भाव या मनोविकार संबंधी निबंध, भाव या मनोविकार 10, और जिसमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध देखने को मिलते हैं। सिद्धांतिक समीक्षा के निबंध कितने हैं, 4 है। कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना, लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्रवाद, चित्तर्यवाद और रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, ये देखने को मिलते हैं। इनके कुल कितने बताए गए हैं, 17 निबंध बताए गए हैं, जिसमें से भाव या मनोविकार के निबंध कितने हैं, भाव या मनोविकार के निबंध 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं, और सिद्धांतिक समीक्षा के निबंध 4 हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है, व्यवहारिक समीक्षा, व्यवहारिक समीक्षा के 3 निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, कविता क्या है, निबंध की समीक्षा देखेंगे। ये मुख्य मुख्य बता दिए हैं कि 17 निबंध है, कितने कौन कौन से निबंध है, इनकी चर्चा की गई है। चलिए आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित कविता क्या है, निबंध के बारे में हम जानेंगे। कितनी अच्छी तरह इनके बारे में बताई गई है, वो देखेंगे इसके बारे में शुक्ल जी इस निबंध के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क और हृदय का सुंदर संयोग पाया जाता है, कविता के अंदर बताया है। कविता क्या निबंध है, इसके बारे में शुक्ल जी के अनुसार कविता उत्कृष्ट भावों का उत्कर्ष है, उससे मनुष्य के भावों की रक्षा होती है। कविता की प्रेरणा से मनोरोग मनोरंग रंगों मनोरंगों के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं। कि कविता की प्रेरणा से मनोरंगों के प्रवाह, की कविता, कोई भी कविता ले लीजिए, कविता हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कितना भाव, अच्छा रस, कितना अच्छा दिया होता है कि प्रवाह के, उनके मनोरंगों के प्रवाह से, प्रेरणा से, मनोरंगों के प्रवाह से बहने, जोर से बहने लगते हैं। कविता मनोभाव को साकार कर नया जीवन प्रदान करती है। कविता हमारी संवेदनाओं को उद्धृत करती है। भी कविता है ना, जो उसके ऊपर रची हुई है, जैसे कोई
कविता हो गई, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, तो उसके अंदर जैसे भावना दिखाई दी है कि किस प्रकार से है, जैसे हम होंगे कामयाब, एक कर्मठ इंसान है, कार्य करने वाले, उनके ऊपर वो बात कही गई है, लेकिन उसके अंदर की भावनाएं दिख रही है, अभी उसके अंदर जो भावनाएं पैदा कर रही है वो उसके बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं कि कविता भावना अंदर भाव पैदा करने वाली होती है। शुक्ल जी ने अपने निबंध में कार्य में प्रवृत्ति शीर्षक के माध्यम से कहते हैं कि कविता प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ती है, केवल बुद्धि हमें काम करने से उत्तेजित नहीं करती, बल्कि काम करने के लिए मन भी हमें उत्साहित करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मन उत्साहित करता है, उसमें केवल बुद्धि काम है नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं कि कविता क्या है निबंध में। निबंध के अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी कार्य में प्रवृत्ति शीर्षक के माध्यम से यह बात समझाना चाहते हैं। अंत में कार्य में प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना आवश्यक होता है, कि मन होना, उस कार्य के प्रति मन होना बहुत ही जरूरी माना है रामचंद्र शुक्ल ने। भीषण अकाल के दृश्य में मनुष्य के क्रोध और करुणा को जागकर विहल कर देते हैं। अकाल को दूर करने का संकल्प कविता के द्वारा साकार करना कवि का कर्तव्य है। भी इसके अंदर ये बताया गया है कि कविता का कार्य है कि मन, उसके अंदर कार्य करने, साकार करने का कर्तव्य निबंधकार है, कवि का होना चाहिए। निबंध की दृष्टि, निबंध के अनुसार बताए गए निबंधकार की दृष्टि से कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन करना कविता का गुण है। कविता मनुष्य के हृदय और कोमल भावों को स्पर्श करती है। सदा सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्य होता है। मन को आचार्यों ने 11वीं इंद्रिय माना है। मन का रंजन करना, सुख पहुंचाना कविता का धर्म माना जाए तो कविता केवल विलासी की सामग्री होगी। इस प्रकार ये यहाँ शुक्ल जी समझाना चाहते हैं कि निबंध का कार्य मनोरंजन नहीं है, कविता का काम है। कविता लिखने वाले कवि का काम है यहाँ तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आगे देखें। हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की उद उन्मादकारिणी उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया कि कविता भी विलास की सामग्री समझी जाने लगी। इनके बाद निबंध के माध्यम से कविता के ऊपर बताया गया कि कवियों ने श्रृंगार रस की उन्मादकारिणी उक्तियां, कवियों ने श्रृंगार इतना रस इतना कर दिया कि साहित्य को इतना भर दिया कि कविता भी विलास की सामग्री समझी जाने लगी, विलास युक्त मानी जाने लगी। कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही करना ही नहीं है, अपितु समाज को उचित संदेश देना भी है। ठीक है, कविता के माध्यम से अच्छा समाज को संदेश पहुंचाना ये उनका कार्य है। कविता मनुष्य कविता मनुष्य के हृदय में उच्च आदर्श स्थापित कर उसे उन्नत करती है। विभिन्नता से परिचित होने के कारण ये लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो जाता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय में आदर्श उच्च आदर्श स्थापित होना चाहिए कि मनुष्य के हृदय में अच्छी बात होनी चाहिए, उन्नत आदर्श होना चाहिए। विभिन्नता के परिचित होने के कारण लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो जाता। मतलब इस प्रकार की बातें इसे निबंध के अंदर है। अभी कविता केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रही, बल्कि उसे विलास युक्त भी माना जाने लगा। ये निबंधकार ने यहाँ दर्शाया है। आगे देखें, आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। निबंधकार कविता की आवश्यकता प्रतिपाद करते हुए मानुषी प्रकृति को जागृत करने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। ठीक है, निबंधकार कविता की आवश्यकता प्रभावित करते हुए निबंधकार ने कविता की आवश्यकता के ऊपर बताया है कि मानुषी प्रकृति को जागृत करने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। ईश्वर ने क्या रची है? कविता रूपी औषधि बनाई है ईश्वर ने। सांसारिक बंधनों में फंसकर मनुष्य का हृदय कभी कभी इतना कठोर हो जाता है, कुंठित हो जाता है कि उसकी चेतनता और मानुष भाव कम हो जाता है। भी
मनुष्य के हृदय में कभी-कभी इतनी बातें कठोर और कुंठित होने लगती है, इतना दुखी हो जाता है कि उसकी चेतनता और मानव स्वभाव कम होता जाता है। जैसे किसी पर अत्याचार की बात सुनकर मनुष्य को स्वाभाविक धर्मानुसार उसके मन में क्रोध और घृणा होने के स्थान पर जाने दो, हम हमें से क्या मतलब है, चलो अपना काम देखो, ऐसा कहना भयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य जीते जी जीते जी मृतवत हो जाता है। कविता इसी मानसिक रोग की दवा है। यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि मनुष्य का हृदय इतना कठोर हो गया है कि वह चेतनता मानुष भाव कम होता जा रहा है। जैसे कि किसी पर अत्याचार होता है तो वह क्या कहता है, ये क्या कहने की कोशिश करता है, अपने अपने धर्म को न निभाकर वह क्रोध घृणा प्रकट करता है, जाने दो, इससे हमें क्या मतलब है। इस प्रकार की बातें उनके अंदर चला चलो अपना काम देखो, ये मानसिक भयानक रोग है, मानसिक रोग है उनके ऊपर है, हावी हो जाता है कि मनुष्य जीते जी मृतवर्त हो जाता है, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो। और उसके अंदर इतनी मतलब कोई प्रकार की भावनाएं नहीं रह जाती है। कविता इसी कविता किसका है, इसी मानसिक रोग की दवा है, मनुष्य के रोग की, मानसिक रोग की ये दवा है कविता जी। कविता शुक्ल जी इसके बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। कविता इतना मतलब कविता एक रस है, कविता को विलास में डुबो कर रखने वाली कविता नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बताया है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने विचार प्रकट किए, ये बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने दर्शाया। शुक्ल जी कहते हैं कि कविता मनुष्य को सृष्टि सौंदर्य का अनुभव करा करे, सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षित करती है। कविता क्या करती है कि मनुष्य के सृष्टि सौंदर्य को अनुभव करवा करे, सुंदर वस्तुओं के प्रति उसे आकर्षित करती है। जिस प्रकार भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है, जैसे हम प्रकृति की कोई भी भौतिक चीजों को हम देख सकते हैं तो हमारे अंदर क्या है, सौंदर्य उत्पन्न होता है, उनके प्रति सौंदर्य के प्रति आत्मा में संतोष उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी आनंद प्राप्त होता है। मानसिक हमें कुछ अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेगी तो हमें अंदर के मानसिक और आत्मा को शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि उसमें सुकून होगा। कोई भी हमें जैसे देशभक्ति गीत गाते हैं या संगीत सुनते हैं, कहीं भी बज रहा हो, वह मन को शांति प्रदान करे, या किसी भी प्रकार से हमें मतलब लग रहा हो, अच्छी सी मतलब भावनाएं अंदर आ जाती है, मानसिक शांति भी होती है और वह मानसिक रोग की दवा भी होती है। कविता के बारे में रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि कविता इतनी अच्छी होनी चाहिए जो आंतरिक रूप से और मानसिक रूप से भी, दोनों रूप से हमें शांति प्रदान करे। किसी सुंदर पुरुष या रूपवती नारी का सौंदर्य चित्रण किया गया हो तो वह अधूरा ही होगा। उसने यदि उसके सौंदर्य चित्रण के साथ उसकी दृढ़ता, सत्य प्रियता या कोमलता का चित्रण किया, तभी उसमें संजीवता का निर्माण होगा। मनुष्य के आंतरिक भाव को प्रतिबिंब करना कवि का प्रधान कर्म है। मुख्य बात यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि कविता में कवि का काम होता है, कोई भी काम करना, ये पूर्ण करना, ये कवि का काम होता है। इसके बारे में बताया गया है। आगे देखें, कविता का दुरुपयोग शीर्षक में, कविता का दुरुपयोग शीर्षक के माध्यम से शुक्ल जी कहते हैं कि का कविता उदार निस्वार्थ हृदय की उपज है। कवि की दृष्टि से राजा और रंक समान है, जिसने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की, ऐसे परोपकारी महात्मा का गुणगान करना कवि का कर्तव्य है। परंतु स्वार्थवश प्रशंसा और किसी की खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करने वाली सरस्वती का गला घोटते हैं। अतः ऐसी तुच्छ वृत्ति के लोगों को कविता नहीं करनी चाहिए। इसमें बात में आपको पढ़ने से मात्र से पता चल रहा है कि कविता के माध्यम से कवि के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी इस निबंध में कविता का दुरुपयोग शीर्षक के माध्यम से समझा रहे हैं कि कविता करने का काम उन्हीं को है, तुच्छ व्यक्तियों को कविता करने का हक नहीं है। कविता का गुणगान करना कवि का कर्तव्य होता है, क्योंकि जो समाज सेवी या राजा है, रंक है, समान नहीं होना चाहिए। मतलब अलग अलग उनकी गुणों की प्रशंसा के बारे में लिखना, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अच्छी बातें उनके बारे में बतानी चाहिए, ये कवि का कर्तव्य होता है। समझाने की कोशिश कर रही है। आगे देखिए, आगे शुक्ल जी आगे शुक्ल जी क्या कह रहे हैं।
भाषा के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने के कारण प्राचीन शब्दों का चित्रण होता है। क्या है कि मनुष्य के द्वारा प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने के कारण प्राचीन शब्दों का चित्रण होता है। इसके अंदर बताया गया कि भाषा के विषय में अपने विचार प्रकट कर रही है। वेद पुराण शब्द आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम करते हैं। कविता में प्रत्यक्ष और स्वभाव सिद्ध व्यापक सूचक शब्दों की संख्या अधिक है। समय बीता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है कहना अधिक काव्य में सम्मत होगा। कई ऐसे जटिल शब्द हैं जिससे एक साथ कई क्रियाओं का बोध होता है। ये भाषा के बारे विषय में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं शुक्ल जी। ठीक है, आगे देखिए। भाषा साधारण सिंपल होनी चाहिए जो कि समझ में आए। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषयों में आ जाते हैं। इस प्रकार के वे शब्द अधिक लाने से कविता के प्रसाद गुण को हानि होती है। व्यक्त भाव हृदय पर अच्छी तरह से अंकित नहीं हो पाते। जब कोई कवि किसी दार्शनिक सिद्धांत को अधिक प्रभाव उत्पादक बनाकर लोगों के चित्त पर अंकित करना चाहता है, वह जटिल और परिभाषिक शब्दों को निकालकर उसे अधिक प्रत्यक्ष और मर्म स्पर्शी रूप दे देता है। अतः भाषा मार्मिक और संवेदनशील होनी चाहिए। मतलब भाषा एक समझ में आनी चाहिए। सामने वाला दर्शक उसे पाठक पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो उसे आसान भाषा में समझ में आ जाए। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्ल जी के अनुसार भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के सहयोग से कविता की सृष्टि होती है। केवल नाद सौंदर्य से कविता भाव शून्य हो जाती है। छंद और तुक दोनों ही नाद सौंदर्य के उद्देश्य से रखे गए हैं। नाद सौंदर्य से किसी न किसी अंश में कविता लोगों की जीवा पर बनी रहती है। अतः नाद सौंदर्य कविता की आत्मा नहीं परंतु शरीर अवश्य है। परंतु सिर्फ सुरती मधुर अक्षरों के पीछे रहना, कविता को अन्याय गुणों से विभूषित न करना, ये सबसे बड़ा दोष है। कविता कविता एक और कविता की एक और विशेषता होती है कि व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उसमें रूप गुण और कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। जैसे गिरधर मुरारी दीन बंधु दस मुखादि प्रसंग प्रसन्ना प्रसंग प्रसंगानुरूप उचित कार्यबोधक शब्दों का प्रयोग अर्थ संगत है। इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहने चाह रहे हैं कि भाव सौंदर्य नाद सौंदर्य दोनों का सहयोग कविता में देखने को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कि केवल नाद सौंदर्य ही सौंदर्य कविता की सौंदर्य नहीं होता, भाव शून्य होता है। नाद सौंदर्य के से कविता भाव शून्य हो जाता है। मतलब नाद सौंदर्य ना होता है तो कविता शून्य मानी जाती है। छंद तुक दोनों ही नाद सौंदर्य के उद्देश्य से रखे गए हैं। इसके कविता इनके बिना अधूरी है। इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं। आगे देखें। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि अलंकार विषय पर अपना मत प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि काव्य में प्रसंगानुरूप अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। बोलचाल की भाषा से ये अलंकारों का सर्वोच्च प्रयोग होता है। परंतु अलंकार मात्र से कविता की भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। कि अलंकार से ही मात्र से कविता की भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। वास्तविकता में रस और भाव भी कविता के प्राण है। कि एक अलंकार ही नहीं रखा गया है, इसमें रस भी भाव भी दोनों होने चाहिए। इनके साथ साथ ही कविता रस में बनती है, भाव में बनती है। ठीक है, आगे देखिए। निबंधकार कहते हैं कि जिस प्रकार कुरूपा नारी अलंकार के अंतर्गत नहीं आ सकती, उसी प्रकार असंभाविक बद्य और तुच्छ भावों से अलंकार स्थापना सुंदर मनोहर कविता नहीं बना सकती। महाराजा भोज ने अलंकार को सुंदर अर्थ को शोभित करने वाला कहा है। कविता में अलंकारों को हठात लाने का उद्योग करने होने लगा है। क्या है, कविता में अलंकारों को हटात लाने का उद्योग होने लगा है। तब से कविता बिगड़ गई है। परंतु अलंकार के सुसंगत और अर्थ गर्भित प्रयोग से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है। कविता के अंदर भाव होना चाहिए, गुण होने चाहिए और अलंकार भी होना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार एक सुंदर नारी के प्रति
अलंकार रूपी गहने सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार एक कुरूपा नारी के ऊपर वह वही गहने होते हैं, उसे अच्छा नहीं माना जाता। उसी प्रकार सभी अलंकारों कविता केवल भाव गुणों या अलंकारों का ही एकमात्र नहीं, उसमें सभी गुण भाव अलंकार होने चाहिए, उनके बिना अधूरी मानी जाती है। तो शुक्ल जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि कविता कविता पर अत्याचार बहुत कुछ हुआ। आगे कहते हैं कि कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों स्वार्थियों और खुशामदियों ने कविता का गला दबाकर कई अपात्रों की प्रशंसनीय स्तुति करके कई धन देने वालों की अपार निंदा करके कविता को शर्मसार किया। ऐसे तुच्छ वृत्ति वाले कवियों का पवित्र हृदय कवि के निवास की योग्य नहीं है। श्रीमानों के शुभागमन पर पदम बनाना, बात बात में उसको बधाई देना कवि का काम नहीं है। जिसके रूप या कर्म का लाभ जगत और जीवन के बीच कवि को सुंदर लगते हैं, उन्हीं का वर्णन करना असल में कविता है। मुख्य बात यही बताई गई है कि जो उनकी भावनाओं को प्रकट करना ही उनका काम है। कवि का काम है तुच्छ वृत्ति वाले लोगों को आगे लाना, उनके बारे में बताना, उनका कवियों का काम नहीं। उनके अंदर भावनाएं सुन अच्छे लोगों की भावनाएं ही प्रकट करना, यह कवि का काम है। अंत में शुक्ल जी कविता की आवश्यकता को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य के लिए कविता प्रयोजनीय वस्तु है। संसार की सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। मनुष्य अपने व्यापारों का ऐसा संगठन और जटिल जाल बांधता चला रहा है कि जिसके भीतर बंधा बंधा सांप है, शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूल सा जाता है। कविता के बारे में ये बताने की कोशिश करा, कविता लिखने के कार्य को लेकर उनके ऊपर कौन सी भाव होने चाहिए, कौन सी गुण है, उनके बारे में बारीकी से नजर डाली है इस निबंध के अंदर। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर लगा रहता है। इसी मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगातार चली आ रही और चलती रहेगी। ठीक है। सारांश में कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के विभिन्न अंग प्रत्यंगों का सांगोपांग वर्णन करते हुए कविता के धर्म को साकार करने का प्रशंसनीय प्रयास किया। अभी कविता लिखने का ढंग कवि का अच्छा होना चाहिए, पर जो पाठकों तक पहुंचाने के लिए उनके मन में शांति भावना को दर्शाने के लिए कवि निबंध लिखा गया है कि कविता करने का क्रम कवि का है। मतलब उसे तुच्छ प्रवृत्ति वाली ना बनाकर रखे, पाठकों के सामने अच्छी तरह उसे प्रकट करे, ये कवि का काम होता है। गलत व्यक्तियों का चित्रण करके कविता को भद्दा मत बनाए, ये रामचंद्र जी शुक्ल जी कहना चाहते हैं निबंध के माध्यम से। कविता के महत्वपूर्ण तथ्य हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास बस इतनी ही। धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगे, इसी प्रकार की क्लास चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको क्लास कितनी अच्छी लगी इसका प्यारा सा कमेंट आप जरूर डाल के जाएं। और इसी के साथ धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं।